मित्रों नमस्कार। अध्ययन बिंदु के इस डिजिटली प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों हम लोग 71वीं बीपीएससी मेंस हिस्ट्री के माइक्रो सिलेबस को देख रहे थे। इसके पहले हम लोगों ने मेंस के लिए हिस्ट्री 71 के लिए जो कला है, कला को देखा था। कला के अंतर्गत कितने प्रकार के टॉपिक लिखे गए हैं या हमको तैयार करना, उसको देखा था हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने विद्रोह देखा था। विद्रोह या आंदोलन को देखा था कि हमें कितने प्रकार के विद्रोह या आंदोलन को पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों ने गांधीवादी आंदोलन को देखा था। गांधीवादी आंदोलन आंदोलन के अंतर्गत कौन कौन से आंदोलन आते हैं, उसको हम लोगों ने ठीक से माइक्रो सिलेबस के अंतर्गत देखा था। आज हम लोग जो हमारा बीपीएससी जो 171 के लिए जो बीपीएससी के द्वारा सिलेबस निर्धारित किया गया है, उसमें जो थिंकर्स हैं यानी गांधी और नेहरू टैगोर, जो सिलेबस में चर्चा किया गया है, और टैगोर, इनकी विचारधारा को पढ़ना है हमें। तो इनकी विचारधारा को पढ़ने के दौरान हमें कौन कौन से आयाम को टच करना चाहिए, कौन कौन से इनकी जो विचारधारा के जो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिस पे इन्होंने काम किया और जिस पे इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, उस पे हमें विस्तार से पढ़ना है। तो आइए हम लोग महात्मा गांधी के जो दर्शन हैं उसको देखने का प्रयास करते हैं कि इनके दर्शन में वो कौन कौन से आयाम थे जो जिसका हमें बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी के दौरान ध्यान रखना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में गांधी के उत्थान के लिए आदर्श परिस्थितियों का हमें जानकारी होना चाहिए। जब हम महात्मा गांधी के विचारधारा को और उनके आदर्श को, उनके दृष्टिकोण को, उनके जो नीति है और जो उनके द्वारा जो बनाए गए योजनाएं हैं, उनको पढ़ने का जब हम प्रयास करते हैं या उनकी योजनाओं का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, उनके जो आदर्श है उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि गांधी मतलब किन परिस्थितियों ने बनाया भारत में, यानी कि इनके उत्थान के लिए भारत में आदर्श परिस्थितियां किस प्रकार निर्मित हुई थी। यानी कि जब वो 1915 में भारत आए थे तो उस समय उनके जो राजनीतिक सलाहकार थे, उन लोगों ने क्या एडवाइस दिया था कि आप भारत का पूरे 1 वर्ष तक भ्रमण करिए और भारत को समझने का प्रयास करिए। तो उस समय क्या आदर्श परिस्थितियां बनी थी, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। फिर गांधी के चिंतन पर विभिन्न विद्वानों का क्या प्रभाव पड़ा था, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। यानी टॉल्स्टॉय जो थे, थेरो थे, और जो भी विद्वान थे, भगवत गीता से इन्होंने क्या लिया था, रामायण से उन्होंने क्या शिक्षा ग्रहण की थी, या जैन धर्म से क्या उन्होंने लिया था, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। फिर गांधीवादी विचारधारा के विभिन्न आयाम क्या हैं, यानी कि उनके जो दर्शन है उसके कितने आयामों में बांटा जा सकता है। पहला मान लेते हैं कि जो दर्शन है इसमें अहिंसा के जो सिद्धांत उन्होंने दिया था, सत्याग्रह का जो सिद्धांत दिया था, स्वराज का जो सिद्धांत दिया था, उसके मेन कंपोनेंट क्या थे, वो किन दर्शन पे, किन सिद्धांतों पे ये टिके हुए थे, तो इसकी हमें जानकारी ठीक से होनी चाहिए। फिर समाजशास्त्री के रूप में गांधी जी का क्या योगदान था, या उन्होंने समाजशास्त्री के रूप में गांधी जी ने अपने कौन से सिद्धांत दिए थे, क्या उन्होंने कहा था, इसकी जानकारी होनी चाहिए। शिक्षा शास्त्री के रूप में गांधी जी की क्या अवधारणा थी, उनके क्या सिद्धांत थे, उनके क्या दर्शन थे, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। राजनीतिक विचारक के रूप में गांधी जी का क्या योगदान था और वो क्या सोचते थे राजनीतिक विचारक के रूप में, इसे भी हमें जानकारी होनी चाहिए। फिर धर्म सुधारक के रूप में उन्होंने क्या काम किया, हिंदू धर्म में जो कुछ कुरीतियां थी या कुछ जो कंपोनेंट थे उसको दूर करने के लिए जो उसमें उन्होंने क्या प्रयास किया, यानी छुआछूत को दूर करने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया, निम्न जातियों को के उत्थान के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। फिर गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम क्या थे और पारंपरिक कार्यक्रम क्या थे। रचनात्मक कार्यक्रम और पारंपरिक कार्यक्रम में दोनों में अंतर है।
रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने क्या क्या गतिविधियां शुरू की थी या क्या क्या नए कंपोनेंट लाए थे भारत की राजनीति में, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। फिर पारंपरिक कार्यक्रम उनका क्या था, इसकी जानकारी होनी चाहिए हमें। देखिए, अगर जो रचनात्मक कार्यक्रम के बारे में विस्तार से भी हम लोग चर्चा करें या पारंपरिक कार्यक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा करें तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर जब हम लोग ना क्वेश्चन आंसर सेशन पे आएंगे, जैसे कि हमारा उद्देश्य ही यही है कि पहले तो हम लोग सिलेबस को माइक्रो स्तर पे तोड़ रहे हैं, फिर ये जो एक एक पॉइंट बना है ना, इस पे क्वेश्चन क्रिएट किया जाएगा 7 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर और 38 नंबर का। मान लीजिए हम आयोग के द्वारा या यही सिर्फ पूछ दिया जाए कि महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों का आप विवरण दीजिए या रचनात्मक कार्यक्रमों की चर्चा करें 7 नंबर में, ये भी पूछा जा सकता है। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी के विचारधारा के विभिन्न आयाम क्या थे, 8 नंबर में बताइए, तो इसे भी बताना पड़ सकता है हमें। तो हम कर क्या रहे हैं कि जो भी हमारा सिलेबस है ना, उसको माइक्रो स्तर पे तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आएंगे जैसे, तो इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी के दर्शन के ऊपर 10 प्रश्न बना लिया जाए, 4 प्रश्न 7 नंबर के बना लिया जाए, 4 प्रश्न 8 नंबर के बना लिया जाए और 2 से 3 प्रश्न 38 नंबर के बना लिया जाए, तो हमें लगता है कि गांधीवादी दर्शन के पूरे कंपोनेंट, सारे आयाम हमारे कवर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ के काम करेंगे। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है कि गांधी के सामाजिक सांस्कृतिक विचार क्या थे, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए जब हम महात्मा गांधी को पढ़ रहे हैं। फिर स्वदेशी के प्रति उनकी क्या विचारधारा थी, यानी कि वो कुटीर उद्योग और जो स्वदेशीकरण की बात कर रहे थे बार बार, इसके बारे में उनकी क्या विचारधारा थी, इस पे हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। राज्य के प्रति उनके क्या सिद्धांत थे, यानी न्यासिता का सिद्धांत क्या था और साधन साध्य का क्या सिद्धांत था, इसकी हमें अलग से जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है कि ये 7 और 8 नंबर में ये छोटे छोटे प्रश्न के रूप में आयोग के द्वारा ये पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी के न्यासिता के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, बताएं, स्पष्ट करें। तो ये 7 नंबर और 8 नंबर में प्रश्न बन सकता है। साधन साध्य सिद्धांत को आप क्या समझते हैं, साधन साध्य सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसकी चर्चा करें। तो ये भी हमारा 7 से 8 नंबर के प्रश्न में ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। एक एक ये जो पॉइंट है ना, इसको क्वेश्चन में हम कन्वर्ट करेंगे और क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के बाद से मॉडल उत्तर लिखने का या एक एप्रोप्रिएट आदर्श उत्तर क्या हो सकता है, इसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे यूट्यूब पर भी आकर। ठीक है, अभी तो जस्ट हम लोग सिलेबस को क्लेरिफाई कर ले, सिलेबस का एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, बिहार के जन आंदोलन में गांधी जी का क्या योगदान था, इसकी चर्चा करें। फिर भारतीय राजनीति में गांधी का क्या योगदान था, इसकी चर्चा करें। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अगर जो महात्मा गांधी नहीं होते तो भारतीय राजनीति का स्वरूप कैसा होता, इसको स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन 38 नंबर में बन सकता है, तो इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। गांधी की आलोचना किन आधारों पर की जाती है, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए और इसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, 10-15 पॉइंट हमारे पास होने चाहिए कि गांधी जी की आलोचना किन आधारों पर की जाती है। कुछ विद्वानों का ये आरोप होता है कि गांधी केवल सवर्णों के लिए ही प्रयास कर रहे थे और वो व्यापारियों को ही आगे बढ़ाने के लिए उनके जो भी आंदोलन थे उससे प्रेरित थे। क्या इसमें कितनी सच्चाई है, क्या नहीं है, ये जब हम लोग प्रश्न करेंगे ना, प्रश्न उत्तर सेशन में हम लोग जाएंगे तो इस पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर महात्मा गांधी की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ये हम लोगों ने सिर्फ देखा महात्मा गांधी के दर्शन को इतने डायमेंशन में तोड़ के पढ़ने की आवश्यकता है। अगर जो आपने इतने डायमेंशन में तोड़ के पढ़ा है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर जो नहीं पढ़ा है तो इतने डायमेंशन में तोड़ के कुछ नोट्स बनाने का प्रयास करें और कुछ की पॉइंट्स बनाने का, फ्लो चार्ट बनाने का, डायग्राम बनाने का प्रयास करें। फिर हमको लगता है कि महात्मा गांधी से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा उसको करने की स्थिति में हम लोग होंगे। ठीक है, विचारकों में ही अगले हमारे विचारक हैं जवाहरलाल नेहरू। अब जब जवाहरलाल नेहरू के दर्शन को हम जब पढ़ने जाएंगे तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू के बारे में या उनके दर्शन के बारे में। फिर जैसे
राष्ट्रवाद के संबंध में उनके क्या विचार थे, राष्ट्रवाद को वो किस रूप में देखते थे, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। यानी राष्ट्रवाद के क्या अवधारणा होती है, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। और राष्ट्रवाद को लेकर नेहरू के क्या विचार थे, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। फिर लोकतांत्रिक समाजवाद से के संबंध में उनके क्या विचार थे, यानी लोकतांत्रिक समाजवाद में यूएसएसआर, रशिया से उन्होंने क्या सीखा था, यूएसएसआर से में जो उसमें लोकतांत्रिक समाजवाद था उससे उन्होंने क्या, मतलब उनके कितना तक वो प्रभावित हुए थे, इसके बारे में हमें ठीक से जानकारी होनी चाहिए, हमारे पास उसका नोट्स होना चाहिए। फिर धर्मनिरपेक्षता के संबंध में उनके क्या विचार थे, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। नेहरू की विदेश नीति के संबंध में उनके क्या क्या विचार थे, वो किस प्रकार से उसको आगे कार्यान्वित करते थे आज़ादी के बाद। यानी कि नेहरू की विदेश नीति के संदर्भ में हमें ठीक से जानकारी होनी चाहिए कि वो कौन कौन से थ्योरी अप्लाई करते थे विदेश नीति के स्तर पे। यानी कि जो ये गुट निरपेक्षता की नीति बनाने में जो नेहरू का योगदान था उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में ही पता होनी चाहिए कि नीति क्या थी, इसके कंपोनेंट क्या थे, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। फिर पंचशील का जो सिद्धांत दिया था उन्होंने, इसमें उन्होंने किस पे जोर दिया था, यानी कि 5 जो बिंदु पे उन्होंने मुख्यतः बल दिया था उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए और वो पॉइंट हमें याद होने चाहिए। फिर नेहरू के आर्थिक विचार क्या थे, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्रामीण विकास के संबंध में उनके क्या विचार थे, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। नेहरू ने भारत के विकास में क्या योगदान दिया, इसका हम मूल्यांकन करने की स्थिति में होने चाहिए। ठीक है। ये प्रश्न नेहरू ने भारत के विकास में क्या योगदान दिया, ये प्रश्न 38 नंबर में पूछा जा सकता है। और ये प्रश्न 7 नंबर में, 8 नंबर में पूछा जा सकता है। पंचशील सिद्धांत भी 7 से 8 नंबर में पूछे जा सकते हैं। यानी गुट निरपेक्षता की नीति की वर्तमान प्रासंगिकता क्या है, इस रूप में भी प्रश्न बन सकता है। पंचशील सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसे स्पष्ट करें, इसे भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर लोकतांत्रिक समाजवाद, नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद का स्वरूप कैसा था, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं। 7 नंबर, 8 नंबर और 38 नंबर के प्रश्न ये लोकतांत्रिक समाजवाद के से बन सकते हैं। फिर नेहरू का महात्मा गांधी के विचारों से क्या भिन्नता थी और क्या समानता थी, इसमें भी बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है 38 नंबर का। हमें फिर ऐसे प्रश्न को टैकल करने के लिए हमें उन बिंदुओं को बताना पड़ेगा जिसमें नेहरू जी गांधी जी के विचारों से भिन्नता रखते थे और इन दोनों में किन बिंदुओं पे समानता थी, इसकी हमें ठीक से जानकारी होनी चाहिए, कुछ पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए। फिर देखेंगे हम ना कि अगर जो इतने पॉइंट्स में हम लोगों ने तोड़ के नेहरू की विचारधारा को, दर्शन को पढ़ लिया, तो नेहरू से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उसको करने की स्थिति में हम लोग होंगे। फिर हमारे अंतिम जो विचारक हैं, यानी जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनके दर्शन को पढ़ना है, जो सिलेबस में दिया है गांधी नेहरू टैगोर, इन्हीं को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। 2-3 जो विचारक हैं उनको भी अलग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जब हम लोग इसका डिस्कशन कर रहे होंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, तो 1-2 और विचारकों को इसमें हम लोग शामिल कर लेंगे। चलिए टैगोर की विचारधारा को हम लोग देखते हैं। ठीक है। जैसे टैगोर की विचारधारा को प्रभावित करने वाले कारक क्या थे, इनकी विचारधारा किन कारकों से प्रभावित हुई थी, इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, इसके बारे में हमको ठीक से नॉलेज होना चाहिए। फिर टैगोर के ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से संबंधित क्या विचार थे, यानी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को टैगोर किस दृष्टिकोण से देखते थे, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। फिर राष्ट्रवाद एवं देशभक्ति से संबंधित इनके कुछ विचार थे जो बहुत प्रासंगिक थे, वो विचार कौन कौन से थे, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। फिर टैगोर के सामाजिक दर्शन की हमें जानकारी होनी चाहिए। फिर इनके आर्थिक दर्शन की भी हमें ठीक से जानकारी होनी चाहिए। फिर टैगोर का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान था, कवि के रूप में क्या योगदान था, चित्रकार के रूप में क्या योगदान था और संगीतकार के रूप में क्या योगदान था, इसकी हमें ठीक से जानकारी होनी चाहिए, हमारे पास इसके नोट्स होने चाहिए। फिर टैगोर एवं गांधी के विचारों में जो समानता और असमानता के तत्व थे ना, इसके बारे में भी हमको ठीक से जानकारी होनी चाहिए। तो मित्रों, हम लोगों ने देखा आज कि
71वीं 71वीं बीपीएससी के लिए मुख्य परीक्षा में जो हमारे विचारकों की चर्चा की गई है, उससे जो प्रश्न बन सकते थे उसको हम लोगों ने देखा। प्रश्न नहीं देखा, जस्ट इन विचारकों के जो भी अन्य आयाम थे ना, उसको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया कि कौन कौन से आयाम कितने प्रकार से इसको तोड़ के बन सकता है। अगर जो हम इन विचारकों को पढ़ने जा रहे हैं तो हमारे पास इतने आयाम होने चाहिए इन विचारकों को पढ़ने के लिए। ठीक है, इसके बाद से कल से हम लोग जो मौर्य कला है वहां से हम लोग क्वेश्चन आंसर मौर्य कला से प्रश्नों की जो श्रृंखला है, हमारा जो मेन उद्देश्य है प्रश्नों की श्रृंखला, इसको हम लोग शुरू करेंगे। मौर्य कला से हम 10 प्रश्न बनाने जा रहे हैं, जिसमें 4 प्रश्न 7 नंबर के और 4 प्रश्न 8 नंबर के होंगे और 2 प्रश्न 38 नंबर के होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, जो वीडियो नंबर 1 है जिसमें कलाओं में हम लोगों ने देखा था, तो उसमें आप जाके देखेंगे मौर्य कला को कितने डायमेंशन में तोड़ा जा सकता है, इसमें हम लोगों ने बहुत विस्तार से बात किया था। तो अब हम क्या करेंगे कि मौर्य कला को क्वेश्चन में तोड़ने का प्रयास करेंगे और क्वेश्चन के आधार पे उस मौर्य कला को तैयार करने का प्रयास करेंगे। टीचर, आप लोग सभी लोगों ने किसी न किसी टीचर से मौर्य कला को ठीक से पढ़ा होगा। अब जब हम लोग पढ़ लिए हैं तो अब क्वेश्चन आंसर के सेशन पे आएंगे हम लोग, तो और हमको स्पष्ट हो जाएगा। यानी कि मौर्य कला के जो मौर्य कला से संबंधित अगर जो हम कुछ भी पढ़ेंगे, यानी राजप्रसाद ही ले लिए, राजप्रसाद, तो राजप्रसाद की क्या क्या विशेषता थी, कितने पिलर बने थे और क्या क्या विशेषता थी, फर्श कैसे बना था, उसकी छतें कैसी बनी थी और उसमें कितने स्तंभ लगे थे, स्तंभों पे कैसी आकृति बनी थी, इन सारी चीजों को हम लोग ठीक से पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट के आधार पे। तो कल से हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन को शुरुआत कर रहे हैं। यदि आप ये जो अभी माइक्रो सिलेबस की चर्चा की गई है, इसकी नोट्स आप चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग मिलते हैं मौर्य कला के क्वेश्चन आंसर सेशन में। तब तक के लिए आप लोगों का, आपने अभी तक देखा है, ठीक से देखा, ध्यान से देखा, चीजें समझ में आई आप लोगों को। तो यदि आपको ठीक लगे तो आप एक बार क्वेश्चन जो ये हमारा चैनल है इसको जरूर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम लोग इसी प्रकार के वीडियो को और आगे जारी रख सकें। ठीक है, मिलते हैं कल हम लोग मौर्य कला के साथ। धन्यवाद दोस्तों।